नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्वर्ण महाकुंभ में। मैं हूं विष्णु मोहन और मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यवर्तन भी स्टूडियो में मौजूद है। और साथ ही आज स्वर्ण महाकुंभ में हमारे साथ एक बड़ा पैनल होगा और पहले घंटे के पैनल में जो पैनलिस्ट होंगे, जो स्पीकर्स होंगे, उनसे आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर विक्रम धवन हैं। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के डायरेक्टर और कमोडिटी टीम को लीड करते हैं किशोर नारने हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। और साथ ही मेटल फोकस के सीनियर कंसल्टेंट हर्षल बरोद भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। साथ ही कुछ खास मेहमान हमारे साथ और भी मौजूद होंगे। हमारे साथ शुभांकर सेन है, एमडी है और सीईओ हैं सेनको गोल्ड के। इसके अलावा हमारे साथ जयप्रकाश गुप्ता हैं, धन के फाउंडर है, और लाला जुगल किशोर ज्वेलर्स से हमारे साथ तान्या रस्तोगी भी होंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में आए। और इस दिन, इस खास मौके पे एक शुभ दिन है, शुभ निवेश का मौका है। और जिस तरह की जर्नी रही है गोल्ड की, जैसा हम बता भी रहे हैं और आगे भी बताएंगे, तो अगले 3 घंटे तक लगातार सोने के निवेश से जुड़े हुए अलग अलग विकल्पों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। किस तरह सोने की जर्नी रही है, हिस्ट्री कैसा रहा है गोल्ड का, और आगे भविष्य कैसा रहने वाला है। हर मुद्दे पे चर्चा होगी, हर पहलू पे चर्चा होगी। कौन से ऐसे विकल्प हैं, उनकी क्या खूबियां हैं और क्या खामियां हैं, इस पर भी चर्चा होगी। एक जागरूकता अभियान भी होगा और साथ ही इस इन्वेस्टमेंट के टूल का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस मुद्दे पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। और हमारे एडिटर इन चीफ हमारे निकुंज डालमिया भी मौजूद है। सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं, इन हाउस एक्सपर्ट भी हैं वो हमारे। निकुंज सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये होगा, इतना बड़ा आयोजन है और गोल्ड को लेकर जिस तरह की लोगों की दिलचस्पी गोल्ड में रहती है, आगे क्या लग रहा है आपको? किस तरह से ट्रेंड बदला है समय के साथ, और आगे और किस तरह से ट्रेंड बदलते आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? और सबसे पहले स्वर्ण महाकुंभ के बारे में आप क्या कहेंगे? ईटी नाउ स्वदेश गोल्ड महाकुंभ में आपका स्वागत है। सोने की चमक, जी हाँ, इससे हम सब वाकिफ हैं। और हिंदुस्तान के अंदर जो सोने की चमक है, वह एक हाउसवाइफ से लेकर के, एक बच्चे से लेकर के एक बिजनेसमैन भी समझता है। आज अक्षय तृतीया है, तो आज का जो खास दिन है, इसी दिन पर आज हम ईटी नाउ गोल्ड महाकुंभ कर रहे हैं। अब गोल्ड की बात करें तो गोल्ड हिस्टोरिकली एक हमेशा हेज माना जाता है। गोल्ड इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में एक हेज है। अगर इन्फ्लेशन ऊपर जाती है, करेंसीज चेंज होती हैं, इंटरेस्ट रेट्स चेंज होती हैं, परचेजिंग पावर चेंज होता है। मगर गोल्ड का जो बाइंग पावर है वह कांस्टेंट बढ़ रहा है। गोल्ड की कीमतें इस समय ऑल टाइम हाई पर हैं और हम सब जानते हैं कि गोल्ड के अंदर आपको हमेशा निवेश करना चाहिए। हालांकि इक्विटी मार्केट्स भी एक प्रकार के बुल फेज के अंदर हैं, मगर गोल्ड की जो कीमतें हैं वह भी एक प्रकार के बुल रन में है। गोल्ड के अंदर एक बड़ा टेक्निकल ब्रेकआउट भी हुआ है, जो लोग हमें समझा रहे हैं। इसका मतलब है कि जो काफ़ी सालों के कंसोलिडेशन के बाद गोल्ड में जो उछाल आया, सबका मानना है कि वह कुछ दिन और चलेगा। जहाँ तक गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की बात है, मेरा हमेशा यह मानना है कि आपको हमेशा एसेट एलोकेशन में स्टिक करना चाहिए, जिसके अंदर इक्विटी, डेट, फिक्स डिपॉजिट, इंश्योरेंस और आपको गोल्ड हमेशा रखना चाहिए। मेरा ये मानना है कि कुछ पार्ट ऑफ एसेट एलोकेशन गोल्ड में हमेशा होनी चाहिए। पहले गोल्ड खरीदने का एक ही सिंपल तरीका होता था, जी साहब आप सुनार के पास जाइए और सोना खरीदिए, ज्वेलरी में खरीदिए, बार में लीजिए या फिर गिन्नी के फॉर्म में लीजिए। मगर अब गोल्ड डिजिटल रूप में मिलने लगा है। आप ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको फिजिकल गोल्ड नहीं, डिजिटल गोल्ड मिलता है। आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स ले सकते हैं, जिसके अंदर एक प्रिस्क्राइब रिटर्न पर आप गोल्ड का अप्रिसिएशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ईटी नाउ गोल्ड महाकुंभ का यही एक पर्पस है कि हम आपको बताएं किन तरीक़ों से आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, गोल्ड में निवेश करने के फ़ायदे क्या हैं, और आपको किस प्रकार का एसेट एलोकेशन मेंटेन करना चाहिए, ताकि आप अगर एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखते हैं तो उसमें क्या होगा साहब, कभी इक्विटी ऊपर जाएगा, कभी डेट नीचे आएगा और कभी गोल्ड ऊपर जाएगा। तो आप एक मिक्स्ड एसेट एलोकेशन करते हैं तो उसमें गोल्ड में हमेशा ध्यान रखिए। निकुंज सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही विस्तार से और बहुत ही बारीकी से आपने सोने को लेकर अपने विचार रखे और ये बताया कि कौन कौन से गोल्ड के अंदर कौन कौन से तरीके हैं जिसके जरिए निवेश की जा सकती हैं। लेकिन सोना एक ऐसी चीज़ है कि आपके पास हो या ना हो, आप कहीं भी भाव अगर देखते हैं तो चिपक के देखते हैं कि अच्छा भाव चल क्या रहा है। ये मन में हमेशा सोने को लेकर ये जो मोह है ना, जो प्रेम है, वो दिख जाता है। किशोर जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे और बड़े बेसिक सवाल से शुरुआत में करूंगा। सोने में ऐसी क्या खास चीज़ है जो पूरी दुनिया इतनी पागल है सोने के पीछे? जैसा निकुंज ने बोला है कि सोना एक प्रिजर्वेंस ऑफ वैल्यू बोलते हैं इसको। आप मतलब
सदियों से जो इसका वैल्यू है वो आपको बाकी इकोनॉमी से उसका तुलना आपको हमेशा, फॉर एग्जांपल आप 100 साल पहले जो सोने के साथ जितना भी आप गुड्स एंड सर्विसेज आप खरीद सकते हैं, आज भी शायद उतना ही आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उतना ही आपका गुड्स एंड सर्विसेज उस क्वांटिटी में आप खरीद सकते हैं, तो उसका वैल्यू आपको बदलते हुए नज़र नहीं आता है। तो ये स्टैटिक वैल्यू के होने की वजह से कि प्रिजर्वेंस ऑफ वेल्थ जो है वो सबसे बड़ा उसका जो खूबियों में आता है। सेकंड इज दैट रेयरिटी ऑफ द मेटल, दैट्स कि एनीथिंग विच इज़ रेयर इज़ मोर प्रेशियस एंड मोर वैल्यूएबल, राइट। सो आप हम लोग ये देखते हैं कि जो एल्केमिस्ट से लेके कि बहुत सारे लोग आर्टिफिशियली गोल्ड बनाने की कोशिश किया था, बट इट्स बेसिकली एसेंशियल मेटल, मतलब यू कैन नॉट रियली मेक इट, और केमिकली यू कैन नॉट। लैब डायमंड तो बन गया, बट गोल्ड नहीं बन सकता गोल्ड नहीं बना, राइट, बिकॉज इट्स अ प्राइमरी एलिमेंट है। सो आई थिंक दैट्स दीज टू थिंग्स मेक्स इट गोल्ड एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर एसेट क्लास एक्चुअली। और ये भी चीज़ है क्या हर्षल, आप जरा बताइए, एक्सेप्टेबिलिटी वाला एक फैक्टर है क्या कि गोल्ड आप दुनिया के किसी हिस्से में लेके चले जाइए वहां पर एक्सेप्टेबल है ये? या बिल्कुल, आई थिंक वो बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अगर हम हिस्टोरिकली भी बात करें तो ये एक ऐसा एसेट रहा है जिसमें लिक्विडिटी हमेशा कभी प्रॉब्लम नहीं रही है। लोग कभी भी कोई भी कंट्री में हो, एक प्राइस जो है उसकी डिस्कवरी हर कंट्री में मोर और लेस ट्रांसपेरेंट है, लोगों को उसकी वैल्यू पता है, एक एवरेज रिटेल ऑडियंस को भी उसकी वैल्यू पता है। और जैसे किशोर सर ने भी कहा कि हिस्टोरिकली एज अ स्टोर ऑफ वेल्थ प्रिजर्वेशन, क्योंकि बहुत सारे एराज में वो एज करेंसी भी यूज़ हुआ है। करेक्ट। तो आई थिंक ये एक बेसिक एक फाइनेंशियल एसेट है। जब कोई एसेट्स नहीं थे दुनिया में तब से ये एसेट चला आता रहा है। तो आई थिंक वो ट्रस्ट जो लोगों का बना है इसमें, आई थिंक वो अभी तक बरकरार है। और जिस हिसाब से गोल्ड ने रिटर्न्स दिए हैं ओवर द इयर्स काफ़ी सारे डिफरेंट मार्केट्स में, इवन इन इंडिया, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो बिलीव जो है स्ट्रॉन्ग अमॉन्ग कंज्यूमर्स एज वेल एज सेंट्रल बैंक जो भी हमें दिखाई दे रही है, वो इसे ड्राइव कर रही है। काफी पुराना इसका है, राइट। विश्वमोहन बहुत करीब से ट्राई करते हैं विश्वमोहन गोल्ड आप तो, क्या ट्रेसेस हैं इसके, कब से इस्तेमाल हो रहा है गोल्ड? गोल्ड के इस्तेमाल के सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। जब आप ग्रीक काल में जाएंगे वहाँ पर इजिप्ट वगैरह में इस्तेमाल होते थे, करेंसी के साथ साथ किसी भी लेन देन के ट्रांजैक्शन के तौर पे पहले इस्तेमाल रहा है। अब धीरे धीरे एक एसेट क्लास के तौर पर भी इवॉल्व होता जा रहा है। आप देखिए पहले इसे हेजिंग के तौर पे इस टूल्स को इस्तेमाल किया जाता था, गोल्ड को महंगाई इसे हेज के लिए इस्तेमाल करते थे, उनके रिटर्न भी सिंगल डिजिट में हुआ करते थे। लेकिन जिस तरह की रिमार्केबल जर्नी पिछले 2 दशक से हम देख रहे हैं, डबल डिजिट रिटर्न दे रहा है, तो एक एसेट क्लास के तौर पर ये इवॉल्व अब हो रहा है। पहले हमें ये पोर्टफोलियो को सपोर्ट करता था, अभी पोर्टफोलियो को ड्राइव कर रहा है जिस तरह के रिटर्न मिल रहे हैं। आप विक्रम सर, आपसे मेरा सवाल होगा कि हिस्ट्री जिस तरह से रही है गोल्ड की, अब ओवर द पीरियड कैसे लग रहा है आपको? क्या लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट विकल्प के तौर पे कैसे इवॉल्व हो रहा है और आगे कैसे चलने वाला है गोल्ड? बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को शो में इन्वाइट करने के लिए विश्वमोहन जी। देखिए, बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं लेते हैं, पिछले 2 साल की हिस्ट्री लेते हैं। चाइना में जो हो रहा है, चाइनीज निवेशक जो हैं वो भर भर के गोल्ड ले रहे हैं। इस साल और जो चाइनीज़ कंजम्पशन है गोल्ड का वो 6% ऊपर है, डिस्पाइट प्राइस राइज जो है। आप देखिए अक्टूबर से लेके अभी तक कुछ 30-35% प्राइस इंक्रीज़ हो गया है। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जैसे मार्केट साइकिल्स में मूव करती है, चाहे वो इकोनॉमिक साइकिल हो या मार्केट साइकिल हो या प्राइस साइकिल हो, तो कहीं ना कहीं निवेशक में यूफोरिया हो जाता है एक रिस्क एसेट्स को लेके, एक एसेट क्लास को लेके। लेकिन जैसे कहते हैं अंग्रेजी में कि जब इन द म्यूजिक स्टॉप्स प्लेइंग, तो फिर आपको जो विकल्प नज़र आता है या तो फिर आप कैश में रहिए या फिर आप गोल्ड में रहिए। लेकिन इससे एक चाइना से हमको एक सीख लेनी पड़ेगी कि अगर आप बहुत देर तक वेट करते हैं अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए या हेज करने के लिए, तो हो सकता है तब तक सोना चल चुका हो। जैसे आज की तारीख में अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड डालना है तो वो सस्ता नहीं है अभी। तो ये एक प्रोसेस होना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड चाइनीज़ बाइंग ने ये रीवैलिडेट कर दिया है। उन्होंने बिटकॉइन नहीं खरीदा, उन्होंने कुछ और सिक्योरिटी नहीं खरीदी। अपना जो उनका रियल इस्टेट का मार्केट है, जो उनकी इकॉनमी है, जो इनकी एक्विटी मार्केट्स में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको हेज करने के लिए उन्होंने सोना खरीदा। तो एक रीवैलिडेट कर दिया कि जैसे कहते हैं कि सोना गोल्ड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कह लीजिए या निवेश कह लीजिए, वो अभी अलाइव एंड किकिंग है। तो मेरे हिसाब से एक फ्यूचर बहुत, जो एक डाउट था बिटकॉइन के आने के बाद, वो हट चुका है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, बिटकॉइन जितना मेन स्ट्रीम होगा, बिटकॉइन की जो अट्रैक्शन थी कि वो गोल्ड से कम मेन स्ट्रीम था, लेकिन जब आपने बिटकॉइन का ETF निकाल दिया, वो मेन स्ट्रीम हो गया, तो उसकी जो कल्ट फॉलोइंग थी, जो उसकी नॉवेल्टी थी, जो एक्स फैक्टर था,
वो डाइल्यूट हो चुका है। जो आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन ईटीएफ आने के बाद भी सोना ही जीत रहा है इंस्टेड ऑफ बिटकॉइन, जबकि उसमें बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं। ओके तो मेरे को फ्यूचर गोल्ड का और भी ब्राइट लग रहा है। ओके, आपको लग रहा है कि यहाँ से और भी ब्राइट ही रहने वाला है और जिस तरह से ट्रेंड रहा है वो ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू होगा गोल्ड का। चलिए, हमारे साथ जयप्रकाश गुप्ता भी है। जय, आपसे मेरा सवाल होगा, जो फंडामेंटल्स जिस तरह से गोल्ड को सपोर्ट करते रहे हैं वो अब बिल्कुल बदलते दिख रहे हैं। जो फैक्टर्स पहले गोल्ड को सपोर्ट करते थे वो उनके विपरीत होने के बाद भी गोल्ड चला है। इस बार जो अप्रैल की जो रैली आई थी, मार्च अप्रैल की, उसमें डॉलर भी तेज हो रहा था तो भी गोल्ड चल रहा था। इंटरेस्ट रेट को लेकर बयान जो आ रहे थे सेंट्रल बैंक्स के, यूएस फेड के, वो भी सख्त थे, उसके बाद भी गोल्ड चल रहा था। क्या लग रहा है, अब चीजें बदल रही हैं, क्या हो रहा है, क्या कुछ नए फंडामेंटल्स अब गोल्ड को ड्राइव कर रहे हैं? आप इस पर कुछ बताएंगे जय? जी विश्व मोहन जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में मुझे बुलाने के लिए। और आप ईटी नाउ स्वदेश एक बहुत ही बेहतरीन मुहिम चला रहा है कमोडिटी अवेयरनेस के लिए, और आज इस शुभ मौके पे गोल्ड के ऊपर जो आप लोगों का ये कवरेज है, ये मुझे उम्मीद है कि ये जो इन्वेस्टिंग क्लास है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। देखिए विश्वनाथ जी, लास्ट 3-4 सालों में जिस हिसाब से फंडामेंटल्स और चीजें बदली हैं, मैं जस्ट हाईलाइट करना चाहूंगा कि कुछ सालों पहले एटलीस्ट इन इंडियन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज शेयर्स के अलावा जो दो ही विकल्प बचते थे इन्वेस्टिंग के लिए, वो होता था लैंड और गोल्ड। धीरे धीरे फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ एसेट की तरफ गवर्नमेंट का रुझान बढ़ा। हम गोल्ड को एक ज्वेलरी या फिजिकल डिमांड से अब उसे हम फाइनेंशियल एसेट की तरह ट्रीट करने लगे हैं। और ये फैक्टर इंडिया में ही नहीं ग्लोबली भी है। और जिस हिसाब से अब डी डॉलराइजेशन की बातें हो रही हैं, लोग चाहते हैं कि वो करेंसी को हेज करें, उसके कारण भी यहाँ पे गोल्ड में एक डिमांड बढ़ता हुआ दिखा है। तो मुझे लगता है फंडामेंटल्स तो बहुत ज्यादा नहीं बदले हैं, क्योंकि आज भी गोल्ड एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है। लोग यहाँ पे पोर्टफोलियो में अब गोल्ड रखने पे ज्यादा कीन इसलिए हैं क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे डेफिसिट है यूएस में, या वॉर लाइक सिचुएशंस क्रिएट हो जा रहे हैं, लाइफ टाइम हाई पे मार्केट चल रहा है, तो कोई भी एक प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, चाहे वो किसी देश का सेंट्रल बैंक हो या कोई हेज फंड हो या कोई अच्छा इन्वेस्टर हो, वो हमेशा चाहता है अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करना। और आज से नहीं, सदियों से हम लोगों ने देखा है कि गोल्ड हमेशा एक बेटर डाइवर्सिफिकेशन रहा है जो स्टेबल रहा है। तो आई थिंक ये कभी भी गोल्ड का ग्लिटर है वो खत्म नहीं होगा। हो सकता है आपके पोर्टफोलियो लोकेशन में कभी वो कम हो, कभी ज्यादा हो, लेकिन आज हम जिस परिस्थिति पे बैठे हैं ग्लोबली, अगर देखें इंडिया को अगर आप आउटलायर माने, तो ग्लोबली जो बाकी वेस्टर्न यूरोप है, यूएस में है, वो जिस हिसाब के वहाँ पे हालात हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन जिस हिसाब से हैं, ये बहुत सेंस बनता है कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपको गोल्ड में थ्रू फाइनेंशियल एसेट के तौर पे जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, सोने में ये चमक रहेगी, वो बरकरार रहेगी। दरअसल सोना सिर्फ एक मेटल नहीं है, धातु नहीं है, सोना एक इमोशन भी है। और हमारी भारतीय संस्कृति में सोने के प्रति जो मोह है वो सबको जगजाहिर है, और शायद इसी के चलते यहाँ पर सोने का जो भंडार है। किशोर जी, एक अनुमान था लास्ट ईयर शायद आया था कि 21,000 टन सोना हमारे हाउस होल्ड में पड़ा हुआ है। आपसे दो सवाल होंगे छोटे छोटे। ये बताइए कि ये जो सोना पड़ा है घरों में, क्या ये भी सिस्टम में धीरे धीरे आ रहा है, कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है? और दूसरी चीज, हम इन्वेस्टमेंट के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आकर्षित भी करते हैं, लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है एज ए मीडिया हाउस कि हम लोगों को जागरूक करें कि उसका रिस्क भी क्या है। कुछ रिस्क भी है क्या? सी फर्स्ट थिंग इज, ये जो 21,000 टन 22,000 टन का जो नंबर है, इट्स एन एस्टिमेटेड नंबर, एक्चुअली नोबडी नोस जी, राइट। आरबीआई ने एक एस्टिमेट क्रिएट करने की कोशिश किया है और लगभग वो नंबर बैठ रहे थे। एंड इस गोल्ड किस प्राइस पे एक्यूमुलेट हुआ है, इट्स बिन मतलब सदियों से एक्यूमुलेट होते आ रहा है। सो फर्स्ट थिंग इज कि इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा है। सो आई थिंक गवर्नमेंट ने कई तरीके के कोशिश किए हैं कि इसको यूटिलाइज करने के लिए, और कई विकल्प लेके आने के लिए कोशिश किया था। बीच में गोल्ड डिपॉजिट स्कीम लेके आए थे, बहुत सारे उसको मोनेटाइज करने की कोशिश किया, बट कुछ हद तक सफलता नहीं मिला। बिकॉज एज आपने जैसा सही बताया कि ये एक इमोशन है। लोग उनके सोना मेल्ट करके जमा करना नहीं चाहते हैं। दूसरा, उन लोग
बिकॉज दैट्स नॉट अ फाइनेंशियल एसेट। जब तक वो ज्वेलरी के रूप में है वो फाइनेंशियल एसेट नहीं हो सकता है। अच्छा। बिकॉज वो एक इमोशनल वैल्यू है, वो आपको हेरिडिटरी मिला है आपको। अच्छा, मतलब ये भी कहा जाता है किशोर जी कि गोल्ड इज अ डेड इन्वेस्टमेंट, तो इसको किस सेंस में कहा जाता है ये? बिकॉज उसके अंदर से आपको ना इंटरेस्ट मिलेगा ना डिविडेंड मिलेगा, एंड वो आपका बैंक लॉकर में या आपका घर का लॉकर में पड़ा है, ना इकोनॉमी को यूज़ हो रहा है उसके वजह से, कुछ किसी को यूज़ नहीं है। सो दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड डेड एसेट। बेसिकली क्या है कि आप जब तक इमोशनल अटैचमेंट है, बिकॉज ज्वेलरी इज अ पीस, इट्स नॉट कमोडिटी एनी मोर, इट्स एन आइटम और इट्स ए ऑर्नामेंट, राइट। ऑर्नामेंट आप माँ आपके अपने बेटी को पास ऑन करेगी, बेटी उनके बेटी को पास ऑन करेगी, इट्स ए हेयरलूम ये काइंड तो ऑफ पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर ही होती रहती आप है। कभी अभी किसी को देखा है आपने कभी जाके सोने के आज 72,000 आ गया प्राइस, कौन जाके प्रॉफिट बुकिंग करेगा? अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है तो आप प्रॉफिट भी बुकिंग अच्छा, करना बड़ा चाहिए interesting चीज़ ना। है। आप गोल्ड कभी बेचेंगे, आपके जो सोने का ऑर्नामेंट कभी बेचेंगे? आपका दिवाला निकल गया, आप कुछ अभी आप मतलब कर्जदार आ गया घर पे, तो आपको लास्ट रिसोर्ट जो है वो आप सोना बेचने के लिए जाएंगे, राइट। वो हालत किसी का ना आए। बट सो बेसिकली इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एसेट, बिकॉज नंबर वन आपको 30% अपफ्रंट जाएगा, और आपका मेकिंग चार्जेस है 25-30%, तो आपका मेकिंग चार्जेस प्लस जीएसटी वगैरह जाएंगे। सेकंड, आप बेच ही नहीं पाएंगे इसको, सो आप फाइनेंशियल एसेट हो ही नहीं सकता। सो ज्वेलरी इज अ डिफरेंट एसेट, इट्स एन एसेट बट इट कैन नॉट बी अ फाइनेंशियल एसेट। अच्छा, ठीक है। हमारे साथ ना तानिया रस्तोगी हैं, बड़ी जानी मानी ज्वेलरी एक फर्म है लाला जुगल किशोर ज्वेलर्स, उससे हैं। तानिया, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके टीनो स्वदेश पर। आज अक्षय तृतीया है तानिया, आप जरा ये बताइए कि डिमांड में क्या किसी तरह की, जब 73,000 रुपए के आसपास के भाव का सोना चल रहा है, किसी तरह की कोई कमी, कोई सुस्ती देखने को मिली, या हर साल जिस तरह की डिमांड रहती है वैसी डिमांड इस बार भी है? इस बार क्योंकि देखिए सोना काफी बड़ा हुआ है, पिछले साल 60,000 के आसपास कुछ था, 60,500 के आसपास था अक्षय तृतीया पे, अभी 72 के आसपास बैठा है। तो डेफिनेटली पिछले साल से हम जितना परसेंटेज बढ़ा है वो 21% के आसपास हम सेल्स में कमी, ऑलरेडी वॉक इन में कमी देख रहे हैं, और मुझे लगता है एंड तक देखेंगे भी। उसके बावजूद ये एडजस्ट कर दे अगर हम परसेंटेज, तो हम जो अभी आप लोग पहले बात कर रहे थे कि सोने में फंडामेंटल्स चेंज होते हुए दिख रहे हैं, कि डॉलर बढ़ता हुआ में भी सोना बढ़ रहा है, कॉन्ट्रेरी एक्सपीरियंसेस में भी सोना बढ़ रहा है। तो वो इसका वजह यही है कि सोना बस वेट कर रहा है वापस भाग के निकलने के लिए। सोने का मतलब वो जो पॉजिंग की वजह से, जो रेट्स की वजह से जो उसके ऊपर प्रेशर बना हुआ है, सोना जिस ऊंचाई पे जाना है वो था, अभी आप देखें सब तरफ मॉर्गन स्टैनली सब तरफ से जो अनुमान आया है इस साल का वो काफी हाई होता चला जा रहा है। पिछले साल इसी अक्षय तृतीया पे हमने कहा था कि जी 80,000 तक छू सकता है अगली दिवाली, तब हंसे थे सब लोग। अभी देखिए होता हुआ दिख रहा है, हो सकता है हो जाए। तो उसका वजह से बहुत सारे लोग हैं जिनको, और सोना ऐसा चीज है जैसे आपने कहा, इट्स एन इमोशनल बाइंग। इंडिया में सोना जितना भी महंगा हो जाए बिकना बंद नहीं हो सकता। लोग बेचते, अभी बड़े से बड़ा दाम पे भी हम लोगों ने सोने को बिकते हुए नहीं देखा। सोना खरीदता हुआ जरूर लोगों का कम हुआ, पर लोगों का बाजार का, घर का सोना बाजार में नहीं आता। तो लोग वेट जरूर कर रहे हैं, बहुत जरूर कर रहे हैं कि सोना कब स्टेबल हो और हम खरीद पाए। तो उसकी वजह से जिनको आगे चल के खरीदना ही है, उनको ये है एस्टिमेट कि अभी ये छोटा सा पॉजिंग है, इसके बाद और तेज से बढ़ेगा। तो उसकी वजह से, और आपकी हैवी जो मुहूर्त है वो रात देर तक है, तो उसकी वजह से काफी अभी शाम को होते होते अच्छी खासी वॉकिंग शुरू हो गई है। एंड आई फील बाय द एंड ऑफ द डे अगर हम वो डिफरेंस ऑफ रेट एडजस्ट कर ले तो इट शुड बी वेरी सिमिलर टू लास्ट। एक और सवाल होगा, अगर पिछले, आप फैमिली बिजनेस है आपका ज्वेलरी का, किस तरह से ट्रेंड बदला है और नई प्रेफरेंस क्या है? जो लोग ज्वेलरी बाइंग कर रहे होंगे उनकी पसंद अब क्या धीरे धीरे बदल रही है? ट्रेंड में कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है ज्वेलरी मार्केट में? जी बिल्कुल, एंटायर इंडस्ट्री वाइज ये चीज प्रेवलेंट है। अगर आप देखिए, पहले हम लोग अक्षय तृतीया पे भारी भारी सोने का माल, शादी की ज्वेलरी, इट वाज मोस्टली अ वेडिंग बाय। मतलब इंडियन इकोनॉमी वैसे भी 60% गवर्न्ड बाय द वेडिंग इंडस्ट्री। तो यहाँ भी मेन ट्रेंड होता था कि भारी सोने की ज्वेलरी, शादी की ज्वेलरी। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से वो जो एक डेमोग्राफिक है जो 25 से 35, जो खुद सेल्फ वर्किंग, सेल्फ अर्निंग यंगर जनरेशन है, वो सोने को, जो जिससे पहले शायद उनका एस्पिरेशन होता था नेक्स्ट न्यू गैजेट। ओके जय, आपसे मेरा सवाल होगा।
जी जय, अब आपसे मेरा सवाल इन्वेस्टमेंट को लेकर होगा। अगर कोई गोल्ड में अगर इन्वेस्टमेंट पर विचार कर रहा है, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो उनके लिए क्या सलाह होगा? क्या लग रहा है कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो उन्हें ध्यान में रखना चाहिए गोल्ड इन्वेस्टमेंट में? विश्वमन जी, देखिए सबसे बड़ा रिस्क तो ये होता है, अगर आप गोल्ड को इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखें तो ये है कि आपका रिटर्न मैच करेगा कि नहीं, जो आप एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ यहाँ पे गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं। उस तरह के अगर निवेशक को मेरे ख्याल से ये ध्यान में रखना जरूरी है कि गोल्ड को प्राइमरली आप हेज मान के चलें, आप डाइवर्सिफिकेशन मान के चलें, वो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है। तो जो फैक्टर्स यहाँ पे रिस्क वही है कि अगर यहाँ पे जो डिमांड फॉर अदर रिस्कियर एसेट्स अगर बढ़ता है तो गोल्ड में रिटर्न कम आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि अगर इक्विटी मार्केट चल रहा है, अगर दूसरे एसेट क्लासेस में बहुत ज्यादा तेजी है, तो हो सकता है गोल्ड के प्राइसेस में दबाव देखने को मिले। तो ये रिटर्न पर्सपेक्टिव से एक रिस्क होता है। अदरवाइज यहाँ पे ब्रॉडली मुझे नहीं लगता है यहाँ पे और कोई रिस्क है, क्योंकि ये एक ग्लोबली एक्सेप्टेड मोड ऑफ पेमेंट है। आप किसी भी देश में रहें, किसी भी इलाके में रहें, गोल्ड हमेशा एक्सेप्टेड करेंसी माना जाता है, तो वो रिस्क आपका नहीं है। और आजकल जिस हिसाब से फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ एसेट हुआ है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स अवेलेबल हैं, तो आपका जो स्टोरेज रिस्क है उसका भी डर नहीं है कि आपको घर पे रखें और कहीं चोरी हो जाए। अब जैसा पहले के एक्सपर्ट्स ने भी बताया कि ये आपका जो ट्रांजैक्शनल वैल्यू है ये हमेशा एट पार रहता है। जिस तरह से अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो यहाँ पे गोल्ड के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, तो आप जो गुड्स एंड सर्विसेज आज लेना चाहते हैं 5 साल बाद भी अगर लेते हैं तो उसका भी पैरिटी बना रहता है। तो गोल्ड एक ऐसा एसेट है जिसमें रिस्क एक ही है कि ये शायद आपको वो उस तरह का फिनोमिनल रिटर्न नहीं दे पाए जब दूसरे एसेट क्लासेस चलते हैं। अदरवाइज इसको छोड़ के मुझे नहीं लगता है इस गोल्ड में निवेश करने में और कोई दूसरा रिस्क है। ठीक है, ये आपके लिए बिल्कुल एक सही सलाह है। विक्रम जी, आपसे जानना चाहेंगे सर, चूंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके पास सोना नहीं होगा और वो सोना खरीदना चाहते होंगे, तो पहले तो सर ये बताइए कि सोना खरीदना ज़रूरी क्यों है, और जिनको शुरुआत करनी है उनके लिए रास्ते शुरुआती किसी कदम रखना है, सबसे सही तरीका क्या होगा सोना खरीदने का? देखिए, अगर आपके, मैं समझ रहा हूँ आप पोर्टफोलियो के हिसाब से बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, निवेश के हिसाब से बात कर रहे हैं। देखिए, अगर आप, जैसे मैंने बताया पहले कि चाइना का एग्जांपल जो मैंने दिया कि अभी वो उन लोगों ने एसेट एलोकेशन नहीं किया, मल्टी एसेट नहीं किया, अब उनका मार्केट जब नीचे गिर रहा है तो वो सोने की तरफ भाग रहे हैं और कहीं ना कहीं वो प्राइस को ऊपर भी लेके जा रहे हैं। तो ये गलती ना करें। अगर आपको विश्वास है और अगर आपके पास ऐसे कैलकुलेशंस हैं या डेटा है जिससे आपको लगता है कि आपका पोर्टफोलियो गोल्ड डालने के बाद उसके रिटर्न्स, जिसको कहते हैं हम रिस्क वेटेड रिटर्न्स, अच्छे हो सकते हैं, और वोलेटिलिटी ऑफ द पोर्टफोलियो, देखिए वोलेटिलिटी ऑफ द पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन कंपाउंडिंग से होता है। तो कोई फ़ायदा नहीं अगर आपका पोर्टफोलियो एक साल 40% ऊपर है, नेक्स्ट ईयर 20% ऊपर है, उससे कंपाउंडिंग ठीक से नहीं होगी। तो गोल्ड एक ऐसा विकल्प है, अगर आप पोर्टफोलियो में रखते हैं तो चाहे मार्केट साइकिल्स या इकोनॉमिक साइकिल्स कैसे भी रहें, उसमें आपकी वोलेटिलिटी ऑफ द पोर्टफोलियो कम हो जाएगा, कंपाउंडिंग जो है मोर सर्टन हो जाएगी। सबसे पहला कदम जो है वो ETF के थ्रू लेना चाहिए। देखिए, ETF में जो 2-3 फ़ायदे हैं, एक तो सेबी रेगुलेटेड है, सेफ है, कन्वीनियंट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और गोल्ड ETF या सिल्वर ETF में सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी जो लिक्विडिटी है वो अंडरलाइंग फिजिकल मार्केट से कहीं बेहतर है। अच्छा। तो पहला जो कदम है वो ETF से रखें, या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड्स भी हैं जिसमें अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है आप डायरेक्टली फंड हाउस के थ्रू आ सकते हैं। और ईज का मैं अगर आपको कितना आसान है, जैसे अभी ऑन एन एवरेज जो एक गोल्ड ETF का यूनिट, अगर हम एवरेज निकालें तो वो 60 से 70 रुपए का एक यूनिट है। तो आप 60-70 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं गोल्ड में। आपको 1 ग्राम या 1 किलो का खरीदने का जरूरत नहीं है, और लिक्विडिटी भरपूर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे इसकी। ठीक है, चलिए बढ़िया है ये आपके लिए। ये भी जानेंगे आपसे सर, थोड़ी देर में लौटेंगे और ये जानेंगे कि किसी को 100 रुपए अगर डालना है अगर अपने निवेश के लिए, तो उसमें से कितने रुपए गोल्ड में डालें, ये आपसे जरूर पूछेंगे। लेकिन हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, सेनको गोल्ड के MD शुभांकर सेन। शुभांकर जी, बहुत शुभकामनाएं, स्वागत है आपका। पहले तो आपको यही पूछना चाहेंगे, आप बड़े बिजी रहेंगे आज दिन भर, अक्षय तृतीया का दिन भी है, और इस खास मौके पर आप समय निकालकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। बताइए सर कि सेल्स किस तरह से चल रही है, और किस तरह से अक्षय तृतीया आपके लिए बीती है अभी?
देखिए, अक्षय तृतीया तो एक ऐसा दिन है जब कस्टमर्स लोग वेट करते हैं कि एक शुभ मुहूर्त पे ज्वेलरी खरीदना चाहिए। आज शोरूम्स जो है, हम लोग सुबह 8:30 बजे से चालू कर दिए थे ताकि लोग ऑफिस जाने के पहले भी एक शुभ मुहूर्त में कुछ खरीद पाएँ। और लास्ट 7 दिन में हम लोग ऑलरेडी रिटेल में देखे कि फुटफॉल्स बढ़ गए थे, काफ़ी बढ़ गए थे। बट लास्ट ईयर की तुलना में बिकॉज़ गोल्ड का प्राइस हाई है, वैल्यू टर्म्स में हम लोग अगर फिर भी देखें कि हम लोग के पास ग्रोथ आएगा क्योंकि कुछ वेडिंग ज्वेलरी का बाइंग हो रहा है, जो टोकन बाइंग हो रहा है, लाइट वेट ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी का बाइंग हो रहा है। बट फुटफॉल्स लास्ट ईयर के मुताबिक थोड़ा 15 से 20% डाउन है और वैल्यू में मे बी गोल्ड का प्राइस लास्ट अक्षय तृतीया में अराउंड 60,000 था। इस साल 70,000 हो गया है, तो वैल्यू में आपको दिखेगा कि बढ़ गया है। बट वॉल्यूम में हम लोग का थोड़ा देख रहे हैं कि लोग लाइट वेट ज्वेलरी और विद इन द बजट में खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है शुभंकर जी, चलिए आपके पास फिर से लौटेंगे। वैसे दिलचस्प चर्चा चल रही है और ऐसा लग नहीं रहा कि समय बीत गया आधे घंटे करीब आसपास का, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सोने पर ये बहुत ही बेहतरीन चर्चा जारी रहेगी और आपको निवेश से जुड़ी और भी बारीकियां बताएंगे सोने को लेकर। आप कहीं जाइएगा नहीं। तो सोने पर हम चर्चा कर रहे हैं और सोने में निवेश से जुड़ी सारी की सारी बारीकियां पर भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपको निवेश करना है, कितना करना है, कहाँ करना है, तरीके क्या हैं, और इस पर बहुत ही बारीकी से हम सारे के सारे अपने एक्सपर्ट से व्यू भी ले रहे हैं। किशोर जी, सोना जब ये चल रहा था ना, 73,000 रुपये का भाव हुआ, उसके ऊपर जाने लगा, तो लोगों में बड़ा उत्साह का माहौल बना कि अब 1 लाख दूर नहीं है। क्या वाकई दूर नहीं है या फिर अभी 1 लाख दूर है? अभी 1 लाख तो दूर है। आई थिंक मे बी सिल्वर के लिए 1 लाख दूर नहीं है, बट गोल्ड के लिए थोड़ा दूर है। सी जनरली ऑन अ बुल ट्रेंड गोल्ड 30-35% रिटर्न्स देता है, दैट्स द बेस्ट पॉसिबल। वेरी वेरी रेयरली ये उससे ज़्यादा रिटर्न्स देता है। एंड ये सिक्लिकल मेटल है, एंड सिक्लिकल बिकॉज इट्स लार्ज ब्रॉड इकोनॉमिक साइकिल्स के थ्रू चलता है ये। सो जैसा विक्रम ने पहले भी बताया कि व्हेन ग्लोबली सब मंदी का माहौल रहता है एंड इकोनॉमीज आर नॉट डूइंग वेल, उस टाइम पे आपको सोना बेहतर विकल्प होगा। अभी जो सोना का जो रैली हो रहा है उस उम्मीद से हो रहा है कि आगे जाके इकोनॉमी ख़राब होने वाला है। अभी इकोनॉमी ख़राब नहीं चल रहा है, अभी इन्फ्लेशन हायर ही है, कहीं जॉब लॉसेस नहीं हो रहे हैं, सो इंटरेस्ट रेट्स हायर है, डॉलर मजबूत है, इकोनॉमीज खराब नहीं हो रहा है। इन एंटिसिपेशन कि इकोनॉमी आगे जाके खराब हो रही है, रेट कट का एंटिसिपेशन क्यों है? आगे जाके जॉब लॉसेस होंगे, इकोनॉमीज खराब होगा, स्लो डाउन हो जाएगा, उसके वजह से रेट कट करना पड़ेगा। आज ही डिस्काउंट करके चल रहा है। सेकंड, सेंट्रल बैंक बाइंग, दैट इज बिकॉज ऑफ द जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स, जो आज वॉर चल रहा है, सो काफ़ी, एंड चाइना रीस्टॉकिंग चल रहा है काफ़ी हद तक। सेंट्रल बैंक मतलब आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर जो जैन टू मार्च क्वार्टर है, रिकॉर्ड स्तर पे सेंट्रल बैंक का बाइंग हुआ था अभी तक जो है। सो आई थिंक वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें प्राइस को ड्राइव कर रहे हैं, बट इट्स नॉट दैट कि तुरंत लाख रुपए आएगा, उसमें समय लगेगा। समय लगेगा। लेकिन हर्षल जी, आप बताइए, आपसे तमाम लोग पूछते होंगे कि सोना खरीद लें क्या, खरीद लें क्या, क्या ये सही समय है या फिर थोड़ा थोड़ा करेक्शन आ रहा है, अभी थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए? कोई आपसे पूछ रहा है तो आप सलाह क्या दे रहे हैं? जैसे कि किशोर सर ने भी कहा कि ओवर अ लॉन्गर टर्म, क्योंकि अभी अगर आप देखें कि ग्लोबली क्राइसिस की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो गई है कि पहले हर 10 साल में या 15 साल में फाइनेंशियल या कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आती थी। अभी हम देख रहे हैं कि हर 2 साल 3 साल में कोई क्राइसिस आ रही है। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज ग्लोबली इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं एक जो गोल्ड का फ्लोर जो है प्राइस का, वो डेफिनेटली ऊपर आ गया है। हमने देखा है कि दूसरे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, जैसे डॉलर स्ट्रांग है, यूएस की यील्ड्स पे रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि एक जो नज़रिया है स्ट्रेटेजिकली गोल्ड के, स्ट्रक्चरली, वो एक चेंज हो गया है गोल्ड के प्रति लोगों का नज़रिया। तो ये ज़रूर मैं मानता हूँ कि गोल्ड का फ्लोर जो है प्राइस का, वो ऊपर आ गया है। तो जो भी डिप्स आएंगी, राइट, उसमें अभी भी बहुत बड़ा एक तबका इन्वेस्टर का है जो लेफ्ट आउट हो गया, क्योंकि प्राइस रैली इतनी फास्ट आई है। तो जब भी हमें कोई करेक्शन दिखेगा मीनिंगफुल, तो आई थिंक लोग रुके हुए हैं अभी भी गोल्ड में एंटर करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा मंदी इसमें जल्दी आ नहीं पाएगी। तो
तो हमने रिसेंटली भी देखा कि प्राइस 2300 पे आया और वहीं से स्टेबलाइज होकर फिर से रैली करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं डिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे। तो मैं यही कहूँगा कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एटलीस्ट नेक्स्ट 2 से 3 साल का पर्सपेक्टिव में अगर कहूँ तो डेफिनेटली बुल ट्रेंड है। बट अगर ये सब जो फैक्टर्स है जो फिलहाल उसे ड्राइव कर रहे हैं, जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स जो है, सेंट्रल बैंक बाइंग है, ये एंडलेस नहीं हो सकते हैं। कहीं कभी ना कभी ये साइकिल भी रुकेगा। तो आई थिंक जब ये सेंटिमेंट चेंज होगा तो हमें करेक्शंस भी देखने मिलेंगे। तो वो वन वे स्ट्रीट नहीं है, ये मैं कहूँगा लोगों से। ठीक है, वन वे नहीं है, लेकिन किशोर जी सोना तो ऐसी चीज़ है कि देखिए 2-3 साल क्या लोगों के पास 20-30 साल से पड़े होंगे और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ना पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होके 200-300 साल से पड़े होंगे। अच्छा, एक चीज़ और जानना है मुझे कि सोने की जब बात हो रही है तो वो चांदी के बिना बातचीत थोड़ी अधूरी रह जाती है। सोने के साथ चांदी अपने आप ऑटोमेटिक जुड़ जाती है, सोना चांदी। चांदी को लेकर आप क्या सलाह दे रहे हैं? किसी को अगर निवेश करना हो तो अगर मैं पूछूं कि सोना या चांदी बेहतर प्रोस्पेक्ट कहाँ है, वो आपको कहाँ दिख रहा है? सी दोनों अलग अलग मौका देते हैं। फर्स्ट थिंग टू स्टार्ट कि चांदी ज़्यादा वॉलेटाइल है, ये चीज़ आप इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप गिरावट आएगा चांदी में ज़्यादा आएगा, जब बढ़ेगा तो चांदी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। दैट्स द नेचर ऑफ द हाई बीटा कमोडिटी। रीजन क्या है? क्या इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो फैक्टर है क्या? नहीं, जनरली क्या है ना, सिल्वर वर्क्स एज अ बेस मेटल, द इंडस्ट्रियल मेटल एज वेल एज प्रेशियस मेटल, और पुअर मैन्स गोल्ड बोलते हैं, लेट्स से, राइट। सो जिन लोग सोना अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो चांदी लेते थे। आज का सिचुएशन में आप सोना अफोर्ड नहीं कर सकते तो भी आपका स्मॉलर यूनिट्स आ गया। जैसे विक्रम ने बोला कि आप 60-70 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो बहुत ही छोटा यूनिट भी आ गया। पहले नहीं होते थे, पहले मिनिमम आपको कम से कम 1 ग्राम खरीदना पड़ता था, उसके बदले में आप सिल्वर खरीदते थे। बट सिल्वर इज मोर वॉलेटाइल बिकॉज इसका सप्लाई इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड, राइट। एंड बहुत समय के बाद अभी हम लोग फिजिकल सप्लाई इज नाउ लोअर देन द डिमांड। एक्चुअली फर्स्ट टाइम हम ये सप्लाई टाइटनेस देख रहे हैं। अच्छा, तो फिजिकली एक्चुअली एक सपोर्टिंग फैक्टर है, नंबर 1। नंबर 2, आपको फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सिल्वर, ETFs वगैरह आ गया है, वो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ दैट आ गया है। सो आई थिंक दैट रिटेल इन्वेस्टर डिमांड है वो सिल्वर में बहुत तेज़ी से आता है, जब भी आता है। उसके वजह से उसका जो रफ्तार है वो बढ़ जाता है। गोल्ड 10% बढ़ता है तो सिल्वर 15-20% भी बढ़ जाएगा। जब भी गिरावट देखते हैं वो उसी रफ्तार से गिरता है। सो वो ध्यान रखना चाहिए। तो आज मैं बोल दूंगा एक बार के लिए कि अभी अगर आप खरीदना है तो सिल्वर बेहतर लगता है। अच्छा, आपको लग रहा है कि अभी बेहतर दिख रहा है। और जिस तरह से 3 सालों से लगातार डेफिसिट है स्थिति डिमांड के मुकाबले, 20 साल के मुझे लगता है हर्षल 20 साल में सबसे कम है सोने की सप्लाई। गोल्ड की सप्लाई तो डेफिनेटली स्टैग्नेट हुई है, गिर नहीं रही है। बट सिल्वर में जैसे कि कहा कि सिल्वर में एक स्ट्रक्चरल डेफिसिट है कि लास्ट 3-4 सालों से सप्लाई जो है कंसिस्टेंटली डिमांड को अंडर परफॉर्म कर रही है। तो फिजिकल मार्केट में वैसे एक डेफिसिट है, बट अभी भी अबाव ग्राउंड जो इन्वेंट्रीज है सिल्वर की वो फिलहाल इनफ है उस डेफिसिट को कवर करने के लिए। लेकिन ओवर द नेक्स्ट 12-15 महीने अगर सिल्वर की डिमांड ऐसे ही तेज़ रहती है तब रियल फिजिकल मार्केट में भी हमें जो है वो एक जो कहते हैं कि डेफिसिट का एक फीलिंग जब आएगा कि लोगों को एक्चुअली सिल्वर जब चाहिए वो नहीं मिलेगा उतना, तब वो आई थिंक बड़ी रैली प्राइस में आएगी। फिलहाल आई थिंक वो डेफिसिट उसको ड्राइव नहीं कर रहा है। फिलहाल जो है एक तो इंडस्ट्रियल डिमांड रिकॉर्ड हाई पे जा रहा है लास्ट 3 सालों से कंटिन्यूसली, और दूसरा गोल्ड की रैली को सिल्वर फॉलो कर रहा है। तो आई थिंक फिलहाल ड्राइवर्स वो है। ओके, मतलब इंडस्ट्रियल डिमांड यहाँ से ड्राइव कर रहे हैं। शुभांकर सिंह जी, आपसे भी मेरा सवाल होगा, गोल्ड और सिल्वर का फ्यूचर आपको कैसा दिख रहा है और उसका असर ज्वेलरी इंडस्ट्री पर और बाकी जो कंज्यूमर्स है, इन्वेस्टर्स है, ट्रेडर है, या आपके जो खरीदार होंगे ज्वेलरी के, उन पर क्या असर होगा? तो आपको फ्यूचर कैसा दिख रहा है दोनों ही कमोडिटी के, गोल्ड के भी और सिल्वर के भी? देखिए, मैं पहले सिल्वर के बारे में बोलना चाहूँगा कि जैसे बोले कि सिल्वर को पुअर मैन्स गोल्ड बोलते हैं, ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग हम लोग स्टोर्स में देख रहे हैं जहाँ पे गोल्ड भी है और सिल्वर भी है, और डेटा जो ट्रैक कर रहे हैं कि सिल्वर का क्वांटिटी इम्पैक्ट, ये प्राइस बढ़ने के बावजूद उसमें इम्पैक्ट आया नहीं है। तो सिल्वर का डिमांड क्वांटिटी में भी जैसे लास्ट ईयर था वैसे ही है, क्योंकि उसका टिकट साइज कम है, लोग और ज़्यादा खरीद पा रहे हैं। और सिल्वर का यूटेंसिल्स गिफ्टिंग के लिए, फिर सिल्वर का ज्वेलरी, वो एक नया ट्रेंड होना है कि यंग जनरेशन लोग सिल्वर में पहने। तो आई थिंक दैट सिल्वर का एक बहुत ही पॉजिटिव फ्यूचर रहेगा। और जैसे बताया कि 1 लाख सिल्वर होना बहुत आश्चर्य का चीज कुछ होगा नहीं, वैसा हो ही सकता है। और गोल्ड को लेके अभी एक रेंज में आ गए हम लोग के हिसाब से। कोई भी इन्वेस्टर्स को अगर एडवाइस दिया जाए तो बाय ऑन एवरी डिप्स, क्योंकि लॉन्ग टर्म में
1 महीना 1.5 महीना पहले भी ऐसा ही एक टीवी इंटरव्यू में जब सिल्वर गोल्ड 62 63 करके 65 टच हुआ, तो वी वर ऑल थिंकिंग ठीक है चलो अभी मे बी 6 महीने में 1 साल में 70 75 होगा, बट वो विद इन अ मंथ पूरा 70 क्रॉस करके 75 के आसपास चले गए। तो उस हिसाब से जिस गोल्ड में लोगों का अफोर्डेबिलिटी एक इम्पैक्ट आ जाता है अभी कंट्री का डिमांड के लिए, और ओवरऑल डी डॉलराइजेशन के लिए गोल्ड का एक बहुत बड़ा डिमांड सॉवरेन लेवल में चल रहा है, बट कंज्यूमर लेवल में गोल्ड में क्वांटिटी के इम्पैक्ट आएगा। सो गोल्ड एक रेंज में रहेगा, मे बी 80,000 अपसाइड में और 65-66,000 बॉटम में। इसी रेंज में आई थिंक गोल्ड को नेक्स्ट 1 साल के लिए तो देख ही रहे, क्योंकि सामने में यूएस का इलेक्शन भी है, फेड का इंटरेस्ट रेट आज नहीं तो कल कट होने ही वाला है, उसका इम्पैक्ट रहेगा। और रशिया यूक्रेन वॉर बोलिए या ये जो इज़राइल हमास वॉर बोलिए, उसका भी जो भी इम्पैक्ट आएगा, तो उस हिसाब से एक अपवर्ड टेंडेंसी रहेगा, बट बाय जी। ऑन एवरी डिप्स। शुभंकर, एक और सवाल मेरा आपसे होगा, अगर आप कह रहे हैं कि 65 से 80 हजार का दायरा अगर गोल्ड का दिख रहा है, शुभ दिन में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो एक ज्वेलर के तौर पे नहीं, एक एक्सपर्ट के तौर पर आप क्या सलाह देंगे? क्या टोकन के देखिए, तौर पे शुभ दिन है तो निवेश करे, लेकिन अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो वेट करे, क्या सलाह देंगे आप? करेक्ट। देखिए, शुभ दिन ऐसा एक दिन है ना, ये शुभ दिन को आप फाइनेंशियली या मैथमेटिकली रियली कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये शुभ दिन एक कॉस्मिक फोर्स का शुभ दिन है, जहाँ पे पूरा वर्ल्ड प्लैनेट्स और ये सारा चीज मिलके एक ऑस्पिशियस मोमेंट क्रिएट करते हैं, जिसका एक यही सोच है कि आप वो पॉजिटिव मुहूर्त में या मोमेंट में आप कुछ भी करिए, वो गोल्ड खरीदिए, सिल्वर खरीदिए, घर खरीदिए, आप बिजनेस चालू कीजिए, कुछ भी शादी का ज्वेलरी का शुरुआत कीजिए, वो कुछ भी कीजिए, वो फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न देगा और प्रॉस्पेरस होंगे। तो वो शुभ दिन में कुछ तो लेना चाहिए। जिसका जो बजट है, किसी का 50,000 हुआ, 1 लाख हुआ, 1.5 लाख हुआ। बट एज़ अ बिग लेवल में यू मस्ट ऑलवेज़ लुक कि ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप खरीदते जाइए। जिसके लिए हम लोग रिटेलर्स क्या लाए हैं, हम लोग का मंथली इंस्टॉलमेंट स्कीम्स है, हम लोग का अभी एक स्कीम है कि आप 6 महीने, 9 महीने में प्लान से आप एडवांस देते जाइए। जो प्राइस आपका आज का प्राइस हो कि खरीदने के वक़्त प्राइस हो, जो लोअर होगा, वो कंज्यूमर को बेनिफिट मिलेगा। तो डिजिटल गोल्ड है, जो आप थोड़ा-थोड़ा करके एसआईपी के तौर पे लेते जाइए। ये अब हम लोग अपना जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, उसके थ्रू कस्टमर्स को देने का कोशिश कर रहे हैं। तो इस हिसाब से कोई भी किसी को लो मालूम नहीं होगा, हाई मालूम नहीं होगा। एवरेज इज़ द ओनली वे आउट, आप अगर लॉन्ग टर्म में खरीदना चाहें तो। ठीक है। शुभंकर जी, एक आपसे प्रश्न मैं लूँगा, थोड़ी देर में लौटता हूँ आपके पास। लेकिन विक्रम जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, ये देखिए ज्वेलरी खरीदना तो थोड़ा-सा महँगा हो जाता है कि 50,000 लाख रुपए आपको खर्च करना पड़ेगा, और आज एक तोले के भाव अगर 73,000 रुपए है तो उसमें क्या मिलेगा फिर? लेकिन जो ईटीएफ हैं या फिर गोल्ड बॉन्ड हैं, वहाँ पर ज़रूर ऑप्शंस रहते हैं। आप बताएँगे, आपसे पहले पूछ रहा था कि अगर किसी को अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड रखना है, ₹100 में से कितने रुपए का गोल्ड रखे? आइडियली कितना होना चाहिए ये? देखिए, एक चीज़ जो आपने पूछा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ जो अभी डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन शायद बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके निवेशकों के लिए, कि ये जो गोल्ड की जो रैली हुई है, गोल्ड सिल्वर की जो रैली हुई है अक्टूबर से 30-40% की, इसमें हार्डली 1 और 2% या 3% जो है वो स्पेकुलेटिव बाइंग हुई है इसमें। बाकी सब जो है वो फिजिकल और सेंट्रल बैंक बाइंग है। तो ये 2-3% का भी जब प्रॉफिट टेकिंग होगा तो वॉलेटिलिटी आएगी। लेकिन कोविड में क्या था, कोविड में 90% स्पेकुलेटिव था और 10% फिजिकल था। तो ये थोड़ी सी अलग मार्केट का स्ट्रक्चर है। तो इससे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गोल्ड गिरेगा नहीं या सिल्वर गिरेगा नहीं, बट दिस टाइम गोल्ड जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर फुटिंग पे है। स्ट्रक्चर मजबूत है अभी, मतलब स्ट्रक्चर मजबूत है कंपेयर टू लास्ट टाइम। अब रही बात पोर्टफोलियो की, देखिए आपको आपके पोर्टफोलियो में आप एक मिनिमम क्वांटिटी होती है जो आप लिक्विड रखना चाहते हैं, जिसमें इसको हम कहते हैं इमरजेंसी फंड कह लीजिए, या आप हेज कह लीजिए या इंश्योरेंस कह लीजिए। तो वो जितनी भी हो, 5% हो, 10% हो, वो एक जो भी है आपका डेट है, फिक्स डिपॉजिट है, गोल्ड का एक मिश्रण होना चाहिए। तो ये तो मिनिमम है। तो वो आपको देखना पड़ेगा आपके पोर्टफोलियो में कितने प्रतिशत आपको इमरजेंसी फंड रखना है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मतलब एक तरीके से सेल्स पिच है गोल्ड की, कि गोल्ड इज़ दी ओनली इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपको प्रीमियम देती है। आपको प्रीमियम देना नहीं पड़ता है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। रही बात अपर साइड, तो अगर आप पोर्टफोलियो थ्योरी देखें तो पोर्टफोलियो थ्योरी में किसी भी एलोकेशन, एसेट एलोकेशन 15% से ज़्यादा जो होता है,
वो सब ऑप्टिमल होता है। तो मिनिमम आपका जो है वो इमरजेंसी जितना चाहिए और मैक्सिमम जो है 15% एज पर द पोर्टफोलियो थ्योरी। तो ये एक रेंज होनी चाहिए। ठीक है, चलिए 15% के आसपास गोल्ड पोर्टफोलियो में होना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो शुभंकर जी के पास फिर से हम जाएंगे और ये समझेंगे कि अगर आपको गोल्ड ज्वेलरी खरीदनी है तो आपको सावधानियां क्या रखनी चाहिए और शॉपिंग करते वक्त क्या क्या चीजें ख्याल रखना चाहिए सोने की खरीदारी के दौरान। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं स्वर्ण महाकुंभ और हमारे सभी पैनलिस्ट बने हुए हैं। शुभांकर जी, हम गोल्ड शॉपिंग की बातचीत कर लेते हैं। जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं जो गोल्ड की खरीदारी करना चाहते हैं उनके लिए क्या गोल्डन टिप्स आप देंगे? कुछ ऐसी चीजें जो उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए खरीदारी के दौरान और क्या क्या देखना चाहिए, वो टिप्स दे दें आप। देखिए, पहले तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हॉलमार्किंग HUID जो लास्ट 1.5 से 2 साल पहले कंपलसरी हो गया है, तो आप ज्वेलरी के पीछे वो जो 6 अल्फा न्यूमेरिक डिजिट होते हैं, जो अल्फाबेट्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन है, वो जरूर देखिएगा। और उसके साथ साथ हॉलमार्किंग का साइन और कौन सा प्योरिटी आप ले रहे हैं, 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट। हालांकि आप लोग को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो यूजुअली 22 कैरेट हिस्टोरिकली ज्वेलरी बनता है, पर बहुत सारे मार्केट में और बहुत सारे डिजाइन्स में भी जो थोड़े वेस्टर्न डिजाइन हुआ या जो जहाँ पे स्टोन ज्यादा है, वो 18 कैरेट में भी बनना चालू हो गया। और डायमंड ज्वेलरी जो है वो अधिकतर 18 कैरेट में बनता है, बट गोल्ड का प्राइस बढ़ने के लिए 18 कैरेट और 14 कैरेट में डायमंड ज्वेलरी बनता है। तो इस हिसाब से ये हॉलमार्किंग का प्योरिटी चेक करना चाहिए। साथ में जरूर बिल लेना इम्पोर्टेंट है। 3% GST लगते हैं ज्वेलरी परचेज के ऊपर। तो उस हिसाब से एक बिल अगर कस्टमर साथ में रहे तो कभी भी फ्यूचर में कोई भी जरूरत हुआ, क्योंकि एक चीज है, जैसे गोल्ड इज एन इंश्योरेंस जो सर ने बताया, विदाउट पेइंग अ प्रीमियम, आज के दिन कभी भी लिक्विडिटी का जरूरत हुआ तो ये गोल्ड आप कहीं पे भी देके या तो अपने ज्वेलर के पास जाके वापस बेच सकते हैं, आपका मेकिंग चार्ज लॉस होगा, GST लॉस होगा, बट बाकी जो गोल्ड का वैल्यू है वो मिनिमम एक डिडक्शन के साथ आपको लिक्विडिटी मिल जाएगा। या तो आप कोई भी गोल्ड लोन जो देते हैं कंपनीज, वहां पे जाके वो गोल्ड को रख के आप कैश ले सकते हैं या लोन ले सकते हैं। एंड ये कर भी रहे हैं हम लोग के पास, मतलब बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स है जो लेके हम लोग को मालूम है कि या बेचने के लिए आ रहे हैं या उनका शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए गोल्ड लोन लेते हैं। मगर एक सपोर्ट, एक बिल, ये सारा चीज रहने से फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। और शुभंकर जो जी, गोल्ड वेट है, ग्रॉस वेट, स्टोन वेट, डायमंड वेट, ये सारा चीज, ये सारा ब्रेकअप, सारा डिटेल्स आप जरूर आपका ज्वेलर से पूछना, ताकि आपको एक्यूरेटली पता चले कि कितना आप गोल्ड के लिए पे कर रहे हो, कितना मेकिंग चार्ज के लिए, और कितना स्टोन या डायमंड या जो भी है वो उसके लिए पे कर रहे हो। तो सिस्टम में सब टैग में, सब कंप्यूटर में लिखा हुआ रहता है। बहुत सारे ज्वेलर्स है सिस्टम से बोल देते हैं। और खरीदने के बाद आप जरूर देखना कि वेइंग मशीन में वो गोल्ड ज्वेलरी जो है वो आपके सामने एक बार वे करके जो आपको दे रहा है वो वेट आपको दिखा के वो आपको दे दे, तो आपको भी मन में पूरा क्लैरिटी आ जाएगा कि जो आप वजन खरीद रहे हो वही खरीद रहे हो कि नहीं। गोल्ड बार्स और कॉइन्स का जो है अभी 24 कैरेट में हॉलमार्किंग मैंडेटरी है नहीं, तो उसमें आपको थोड़ा चेक कर लेना चाहिए। बहुत सारे ज्वेलर्स में गोल्ड टेस्टिंग मशीन्स हैं, उसमें आप गोल्ड टेस्ट करवा सकते हो। या तो एक जो भी आपका ट्रस्टेड ज्वेलर्स होगा उनसे जब कॉइन्स एंड बार्स खरीदेंगे वो जरूर देख लेना कि वो प्योरिटी का है, और साथ में बिल जरूर रखना। और मैं ये और एक चीज बोलना चाहूंगा, इस बार जो अक्षय तृतीया में हम लोग एक नया चीज लॉन्च किए जो बहुत ही मार्केट में एक्साइटमेंट लाए है, वो है गोल्ड बीन्स। मतलब हम लोग कॉइन्स और बार्स के बारे में तो मालूम ही था, तो ऑनलाइन में हम लोग का वेबसाइट sencogoldanddiamonds.com में है, और एवरलाइट वाला लाइट वेट ज्वेलरी का जो everlight.com में है। 1/2 ग्राम और 1 ग्राम का हम लोग छोटे छोटे पिल्स के तरह, स्मॉल टैबलेट्स के तरह दिखते हैं, गोल्ड बीन्स लॉन्च किए। ये चाइना में, साउथ ईस्ट एशिया में यंग जनरेशन, जेन जी, मिलेनियल, वो लोग बहुत, मतलब उनके लिए वो लोग बहुत दिन से वो ले रहे हैं, तो हम लोग इंडिया में फर्स्ट टाइम लॉन्च किए। एंड वो उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। एक एक होता है ना जी, जैक एंड द बीन स्टॉक, वो बीन्स आप डालो मिट्टी में तो उससे एक पेड़ पौधा आ जाएगा, तो वैसे ही वो सोच से जो आप थोड़े थोड़े करके गोल्ड लेते जाओ, हाँ, 1/2 ग्राम 1 ग्राम करके सेव करते जाओ,
और फिर एक दिन आपका वो गोल्ड का वैल्यू बहुत अच्छा से हो जाएगा एंड देन यू कैन बाय योर ज्वेलरी और जी। यू कैन फुलफिल योर शुभंकर जी, एक सवाल आपसे ही होगा। देखिए, तमाम ऐसे लोग होते हैं ना कि जिनका पर्पस तो निवेश होता है, लेकिन मन में ख्याल होता है कि चलो चल के एक चेन खरीद लो, एक रिंग खरीद लो, कभी गाढ़े वक्त में काम आएगी, ये सोच होती है। और हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं, प्रश्न हैं उनके मन में, उसका हम आपसे उत्तर चाहेंगे। मान लीजिए किसी ने अगर आज आपसे या फिर किसी ज्वेलर के पास जाके 22 कैरेट की या 20 कैरेट की कोई ज्वेलरी खरीदी विथ जीएसटी, और अगर कल उसको बेचने जाए, जरूरत अगर पड़े अगर पैसों की, तो 100 रुपए वाला जो सोना रहेगा वो कितने का बिकेगा? देखिए 100 रुपया का ज्वेलरी लिया, उसमें मेकिंग चार्ज अगर सपोज मशीन मेड ज्वेलरी है तो वो रेंज मोटा मोटी आपका 7-8% से 10-12% में आता है। अगर वो हैंडमेड ज्वेलरी है, कारीगरी बारीकी है, तो उसका मेकिंग चार्ज 15-16% से 20-22%, कुछ कुछ चीजें जो बहुत एक्सक्लूसिव होते हैं उसका 24-28% तक भी चला जाता है। तो डिपेंड करते है कि आप क्या लेगो। अगर आपका कुछ जैसे पोर्टफोलियो बनाने का बात बताए, तो कुछ ज्वेलरी जो है, जो हेirloom ज्वेलरी है, जो फैमिली के लिए है, जो आप इमोशन के साथ जुड़े हुए हैं, वो जो है उसके ऊपर, डिजाइन के ऊपर आप फोकस कीजिए, वो फिर इन्वेस्टमेंट के ऊपर मत फोकस कीजिए। और जो ज्वेलरी आप कुछ होना चाहिए जो आपको क्राइसिस के लिए हेल्प करे, वो लो मेकिंग चार्ज वाला ज्वेलरी लीजिए, जहाँ पे आपका लॉस या वेस्टेज 12-14% होते हैं। 3% जीएसटी जो है वो तो गवर्नमेंट का पार्ट है, तो वो तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो 3% और मेकिंग चार्ज का 12% से 20%, सो दैट इज द लॉस दैट यू विल मेक। और लॉस नहीं बोले, देखिए गोल्ड तो गोल्ड रहता है, 80% ऑफ द वैल्यू आप जो खरीद रहे हो वो आपके साथ रह जाएगा। आप क्या ऐसा चीज खरीदोगे, आप कपड़ा खरीदो या कुछ भी दूसरा चीज खरीदो, उसमें आपका खरीदने के साथ ही साथ आपका 40-50% ऑफ द पॉइंट वैल्यू गोज टेकन, अवे। तो इसमें आपका वही चीज है। पॉइंट टेकन। यानी 100 रुपए वाला जो सोना रह गया है वो रह गया 85 रुपए। यानी कि विक्रम जी, अगर किसी को निवेश ही करना है, ये तो फिर ज्वेलरी वाला एस्पेक्ट तो फिर ठीक नहीं लग रहा है ये। जी देखिए, अगर आपको गोल्ड एक्यूमुलेट भी करना है किसी इवेंट के लिए, मैरिज है या कुछ भी है, वेल्थ के जो भी है, तो आप उसको ईटीएफ के फॉर्म में आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और जब भी अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है फिजिकल में, तो वैसे आप उसको आगे किसी मतलब अपने क्लोज रिलेटिव्स को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि ईटीएफ ट्रांसफ़र जो है वो भी यूनिट्स ट्रांसफ़र जो है वो अंडर सर्टेन कंडीशन से भी अलाउ करता है। तो ये भी है, क्योंकि आजकल जैसे इन्होंने बताया कि यंग जनरेशन है, उनके अलग टेस्ट हैं, तो आप शायद उनके लिए ज्वेलरी नहीं खरीदना चाहेंगे, आप बोलेंगे भाई ये लो गोल्ड। और आई थिंक यंग जनरेशन का एक मिसनोमर ये है कि लोग सोचते हैं कि उनको गोल्ड की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है जो यंग जनरेशन है, जेन ज़ी, उनको गोल्ड की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक ये एसेट लाइट जनरेशन है ना, इनके पास दे डोंट बिलीव इन घर खरीदने में और एसेट्स क्रिएट करने में ये बिलीव नहीं करते हैं। तो आई थिंक गोल्ड एक ऐसा एसेट है, लिक्विड एसेट है, जो इनके लिए बहुत अच्छी तरह काम करेगा। हाँ, सही बात है। और इसकी लिक्विडिटी इतनी अच्छी है कि जितने ज्वेलर्स वो कहते हैं कि सोना कभी सोता नहीं है। अब देश के किसी भी कोने में जाके, कभी भी जाके, जब बाजार बंद हो तभी भी जाके आप बेच सकते हैं। ये इसकी लिक्विडिटी है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, सभी पैनलिस्ट का, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे स्वर्ण महाकुंभ के पहले पैनल में हमारे दर्शकों को बहुमूल्य अपनी राय दी। चलिए, आगे भी कई सारे ऐसे पैनल्स होने वाले हैं और अगला जो पैनल होगा वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस को लेकर होगा। कौन कौन से ऑप्शंस है, क्या उसकी खूबियां है, क्या खामियां हैं, किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में आपको दिलचस्पी दिखानी चाहिए और क्यों दिखानी चाहिए, तमाम मुद्दों पर चर्चा करने वाले एक बड़ा पैनल भी आगे हमारे साथ